Nike. Stomping in my Earth Force One. I said, yeah. And the Nikes on my feet keep my cipher complete. Nikes and the Nikes on my feet. On top of that, I need Versace, New Balance, Gucci, Prada, and then some Nikes. To do it in these shoes with the color, with the badges here, it's a good idea, and I'm so proud for these shoes. And it's sold out. ये एक बहुत ही हैरत अंगेज मगर सच पर मबनी बात है कि आजकल मुझ समेत दुनिया के तकरीबन 80% लोग एक आम आदमी से मिलियनेयर और फिर इवन बिलियनेयर बनने का न सिर्फ विजन रखते हैं बल्कि उस विजन को यकीनी बनाने के लिए ताबड़तोड़ किस्म की जद्दोजहद भी करते हैं। और जब कभी मिसगाइडेड महसूस हो तो दुनिया के उन अजीम लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने इस थ्योरी को वाकई सच कर दिखाया है, हमारे विजन में एक नई एनर्जी भर देते हैं। ऐसे लीडर्स और कामयाब बिजनेसमैन जिन्होंने एक नामुमकिन लगने वाला आम आदमी से लेकर बिलियनियर बनने तक का सफ़र कामयाबी से न सिर्फ अचीव किया बल्कि उसे सस्टेन भी रखे हुए हैं। नाइकी का नाम कई फेमस सिंगर्स ने चाहे इंग्लिश हो या उर्दू अपने ऑल टाइम हिट ट्रैक्स में फ़ख्र के साथ मेंशन किया है। और हैरान कुन बात यह है कि किसी भी पेड प्रमोशंस या कमर्शियल इंटेंशंस के बगैर, यानी लाखों और करोड़ों लेने वाले पॉपुलर सिंगर्स जो अपने लिखे हुए एक एक लफ्ज़ की कीमत वसूल करते हैं। ऐसे सिंगर्स जिनका एक एक मिनट लाखों के एवज़ बुक होता है और जिनका नाम या उनका लिखा हुआ एक लफ्ज़ भी अगर कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले तो उसे भारी कीमत और कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ते हैं। किसी पॉपुलर आर्टिस्ट का नाइकी जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड को अपने वर्क में मेंशन करना एक स्टेटस सिंबल भी तस्वुर किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नाइकी फुटवेयर को पहनना भी इस वक्त एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नाइकी फुटवेयर की हाई प्राइसेस की वजह से है तो यकीन जानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाला जूता भी नाइकी का ही है। नाइकी के एयर जॉर्डन शूज़ जो कि पॉपुलर एथलीट माइकल जॉर्डन के ऑटोग्राफ के साथ ऑक्शन किए गए। ये शूज़ $5,60,000 की हैरत अंगेज प्राइस में सोल्ड आउट हुए। हालांकि ऑक्शन सिर्फ $1.5 से स्टार्ट की गई थी। अगर नाइकी के प्राइजेस से हटकर बात की जाए तो एक नफीस डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी तरतीब से मिले हुए डिफरेंट पैचेस, एथलीट की परफॉर्मेंस दर्जा बदर्जा इम्प्रूव करने के लिए एक बिल्कुल सही सोल, ग्रिप का चुनाव और बहुत सी मज़ीद ऐसी खुसूसियात हैं जो कि नाइकी फुटवेयर्स को आज पूरी दुनिया में न सिर्फ स्टैंड आउट बनाती हैं बल्कि नाइकी फुटवेयर्स को दुनिया के मोस्ट पॉपुलर एथलीट की रिकमेंडेशन में भी शामिल करती हैं। लेकिन नाइकी के इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे जस्ट डू इट की एक लाजवाल कहानी छुपी है। और आज होराइजन टीवी की इस वीडियो में हम नाइकी की इस मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे एक ऐसे अंडररेटेड बिलियनियर की कहानी जिसने अरबों डॉलर की नेटवर्थ होने के बावजूद भी दिखावे और फख्र से न सिर्फ गुरेज किया बल्कि सादगी और आजिज़ी के उसूल अपनाए। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। फिल हेम्सन नाइट, जो कि इस वक्त नाइकी के ओनर के साथ साथ अमेरिका के पावरफुल 756 बिलियनर्स में से एक भी हैं, या यूँ कहना भी गलत ना होगा कि ये एक अंडररेटेड बिलियनियर है जिन्होंने ग्राउंड लेवल की मुश्किलात और उलझनों को एक आम आदमी की तरह ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी बने, फिर डट कर उनका मुकाबला किया। यहाँ तक कि इनकी कंपनी नाइकी ने खेलों की दुनिया से लेकर शोबिस के मोस्ट पॉपुलर स्टार्स तक सबको ही अपना एक हैप्पी कस्टमर बना दिया। लेकिन अब भी फिल नाइट तो जैसे लगता है कि एक आम आदमी ही हो, क्योंकि ना तो वो अपनी महंगी तरीन गाड़ियों का दिखावा करते हैं, ना कोई मोस्ट एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाते हैं और ना ही कभी अपने तकरीबन $8 मिलियन के प्राइवेट जेट हैंगर की नुमाइश करते हैं। 24 फरवरी 1938 ये है अमेरिका का एक सिटी पोर्टलैंड जहाँ फिल पैदा हुए, मगर फिल को शायद हरगिज़ इल्म नहीं था कि कुदरत बज़ाहिर तो इन्हें लाइफ की सख्त तरीन आजमाइशों से गुजारेगी। अब फिल के बारे में ये सब जानने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे फिल का इंटरेस्ट शूज़ इंडस्ट्री में एक खासा नुमाया रहा होगा। मगर क्या आपको मालूम है कि फिल एक ऐसे लॉयर भी थे जो बाद में एक न्यूज़पेपर पब्लिशर बन गए? यही नहीं, बल्कि ये जानकर आप काफ़ी हैरान होंगे कि जब फिल
क्लीवलैंड हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हर स्कूल की तरह उनके स्कूल में भी समर वेकेशंस की हॉलीडेज स्टार्ट हुई। अब अमेरिका के एजुकेशन लॉज में एक लॉ ये भी है कि तमाम हाई स्कूल स्टूडेंट्स वेकेशंस के दौरान अपनी फेवरेट इंडस्ट्री के साथ समर जॉब्स करेंगे। इसके साथ ही फिल ने अपने फादर विलियम नाइट से अपनी समर जॉब की ख्वाहिश जाहिर की। उनके फादर जो उस वक्त एक न्यूज़पेपर ऑरिगॉन जर्नल के पब्लिशर थे, मगर मिस्टर नाइट ने जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया उसने फिल को काफ़ी अफसरदा कर दिया। फिल के फादर ने उन्हें ये कहकर हायर करने से मना कर दिया कि तुम्हें अपनी समर जॉब खुद तलाश करनी चाहिए, ना कि मेरी कंपनी से फ़ायदा उठाना चाहिए। उनके फादर का ये रिफ्यूज़ल जैसे फिल की नोटेबल लाइफ हसल का पहला चैलेंज हो, जिसे फिल ने वाकई एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और दिल बर्दाश्ता बिल्कुल भी नहीं हुए। फिल को अपने चाइल्डहुड से ही स्पोर्ट्स और रनिंग में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, जैसा कि एक सक्सेसफुल एथलीट को होनी भी चाहिए। अपने इस इंटरेस्ट को एम करते हुए फिल ऑरिगोनियन मीडिया ग्रुप्स में गए, जो कि एक फेमस डेली न्यूज़पेपर द ऑरिगोनियन को पब्लिश करता था। फिल को यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट मिली जिसमें इन्हें स्पोर्ट्स स्कोर्स को टैबुलेट करना होता था। एक हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि फिल रोज़ाना अपनी समर जॉब की शिफ्ट पर जब जाते तो वो किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो डेली बेसिस पर 7 मील रनिंग करके ऑफिस पहुंचते और शाम को इसी तरह से घर वापस आते। रनिंग का शौक़ रखने वालों के लिए परफेक्ट शूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये फैक्ट फिल नाइट की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। शुरू से ही फिल रनिंग को एक जुनून की हद तक फॉलो करते थे। रनिंग और शूज़ के एक दिलचस्प तालमेल को फिल नाइट इस बेहतरीन कोट के ज़रिए जाहिर करते हैं, जिसका मतलब है कि रनिंग के दौरान एक वाहिद सामान बहुत अहम होता है, जो कि उस वक्त उस दौड़ने वाले इंसान की जहनियत को भी जाहिर कर देता है, और वो होते हैं उसके पहने हुए जूते। और इस तरह से फिल और शूज़ की एक इंतहाई दिलचस्प और कैप्टिवेटिंग बिजनेस की जद्दोजहद शुरू होती है, जिसे फिल ने अपने रनिंग कोच बिल बावरमैन के साथ मिलकर शुरू किया। बिल वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगोनियन के रनिंग कोच थे, मगर ये वही बिल बावरमैन हैं जो कि आज नाइकी INC के को-फाउंडर भी हैं। ये वही बिल हैं जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान 31 ओलंपिक एथलीट्स, 51 ऑल अमेरिकन एजाज़ रखने वाले एथलीट्स, 12 अमेरिकन रिकॉर्ड होल्डर एथलीट्स और कई कामयाब रनिंग एथलीट्स तैयार किए, जिनमें जिम बेली, बिल डेलिंगर, हैरी जेरोम, कैनी मूर और स्टीव प्रेफोंटेन जैसे नाम शामिल हैं। अपनी ग्रेजुएशन रिसर्च पेपर में फिल ने एक परफेक्ट एथलीट फुटवेयर का बिजनेस प्लान डेवलप किया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना पहला वर्ल्ड टूर प्लान किया और अपने रिसर्च पेपर के साथ ये निकल गए दुनिया की सैर पर। लेकिन कौन जानता था कि रनिंग के जुनूनी और शूज़ के लिए पैशनेट फिल किस कदर फोकस के साथ अपना बिजनेस एम सेट किए हुए थे। नवंबर 1962 ये था जापान का खूबसूरत कोब सिटी, जिसने शायद फिल के वर्ल्ड टूर का मकसद उनके सामने रख दिया हो। जब कोब सिटी के शूज़ स्टोर्स में जगह जगह मौजूद ओनित्सुका के टाइगर शूज़ ने फिल की तवज्जो अपनी तरफ खींची। फिल की नज़र में टाइगर शूज़ कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी का एक मुंह बोलता सबूत थे। फिल ने फैसला किया कि वो अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील करेंगे और फिल ने डायरेक्टली ओनित्सुका कंपनी के मालिक मिस्टर ओनित्सुका से 1-on-1 मीटिंग की। फिल इस मीटिंग के लिए काफ़ी नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। इस मीटिंग में फिल ने अपने ग्रेजुएशन रिसर्च पेपर को प्रेजेंटेशन में तब्दील किया था, जो कि कंफर्ट और परफॉर्मेंस पर बेस्ड एक परफेक्ट एथलीट शूज़ के बारे में था, जो कि दरअसल आज नाइकी का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। जैसे तैसे फिल ने ओनित्सुका समेत उनकी कंपनी के कोर ग्रुप को यह बिजनेस प्लान पिच किया। फिल के इस बिजनेस प्लान में जिस तरह से उन्होंने एक परफेक्ट, कंफर्टेबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एथलीट फुटवेयर को डिफाइन किया था, ओनित्सुका समेत उनकी पूरी की पूरी कोर टीम अपने दांतों में उंगलियां दबाए फिल की प्रेजेंटेशन को दिलचस्पी से सुनते रहे। आखिरकार इस मीटिंग के नतीजे में फिल टाइगर ब्रांड की वेस्टर्न USA डिस्ट्रीब्यूशन लेने में कामयाब हो गए। ये वाक़या ख़ास तौर पर बिजनेस माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए ना सिर्फ इंतहाई मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग है, बल्कि ये मीटिंग आप और मुझ जैसे एक आम आदमी के लिए एग्जाम्पल भी सेट करती है। हालांकि फिल को टाइगर शूज़ की फ़र्स्ट कंसाइनमेंट तकरीबन 1 साल के बाद मिली,
मगर जैसे ही उन्हें ये शूज़ सैंपल रिसीव हुए, उन्होंने फ़ौरन 2 पेयर्स बिल बोवरमैन को भिजवाए ताकि वो शूज़ को स्पेसिफिकली एथलीट्स के लिए एनालाइज करें। अब यहाँ ये बात बहुत अहम है जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आगे चलकर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज से लिंक होती है। बिल को भी ये टाइगर शूज़ एथलीट्स के लिए बेस्ट लगे, फिर भी उन्होंने सोचा इन शूज़ में मज़ीद मॉडिफिकेशंस की जा सकती है, मगर साथ ही वो इन शूज़ से काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्होंने फिल को इस अर्ली स्टेज में ही 50% की पार्टनरशिप ऑफ़र कर दी। फिल ने इस ऑफ़र को कबूल किया और दोनों ने मिलकर 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का आगाज़ किया, एक छोटी सी कंपनी जो कि बाद में नाइकी के नाम से पहचानी जाएगी। जापान से टाइगर शूज़ की कंसाइनमेंट्स आने लगी, जिन्हें फिल बजाते खुद अपनी कार के ट्रंक में डिस्प्ले करते और प्रेफरेबली वहां जाते जहां कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा हो। फिल एज एन एथलीट अपनी गेन की हुई तमाम स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रनिंग का शौक रखने वालों को जब टाइगर शूज़ की खुसूसियात बताते और आखिरकार सेल्स ग्रैब करते जाते। पूरे वेस्टर्न यूएसए में फिल के ज़रिए हज़ारों टाइगर शूज़ बिक रहे थे। जहां फिल को लग रहा था कि अब ये सिलसिला चल निकला है, अब वो शायद उन सब माइलस्टोन को अचीव करने के बहुत करीब हैं जो उन्होंने अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सेट किए थे, वहीं फिल के सामने एक ऐसा सेटबैक आता है जो उन्हें दोबारा वहीं ले आता है जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये फिल के लिए इंतहाई डिप्रेसिंग था जब फिल के घर एक लेटर आता है। उस लेटर में साफ लिखा था कि ओनित्सुका ने अब पूरे यूएसए में टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को देने का फैसला कर लिया है, लिहाजा फिल को वेस्टर्न यूएसए में टाइगर शूज़ की सेल जल्द अज जल्द वाइंड अप करनी होंगी। ये फिल हैं, परेशान और दुखी। वजह क्योंकि उस टाइम फिल एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी तो ज़रूर जनरेट कर रहे थे, लेकिन इनकम के अलावा फिल अपना ज़ाती पैसा भी हमेशा अपने बिजनेस में शामिल कर देते थे। विच मीन्स उस टाइम आज की $1 बिलियन कंपनी नाइकी या उसके $1 बिलियन नेट वर्थ रखने वाले मालिक फिल नाइट के पास एक आम आदमी की तरह इतने पैसे नहीं थे कि वो ओनित्सुका से टाइगर शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन के यूएसए भर में राइट्स ले लें। फिल जानते थे कि जो गैर मामूली ख्वाब उन्होंने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए उनके रास्ते में आजमाइशें ज़रूर आएंगी, और उन्हें ये भी अंदाज़ा था कि इन आजमाइशों का सामना करने के बाद आसानियां भी ज़रूर आएंगी। फिल ने टिकट करवाई और सीधे कोब सिटी जापान पहुंच गए। ओनित्सुका को टेबल पर बिठाया और उससे प्यार से समझाया कि वो गलत कर रहा है। ओनित्सुका नहीं माना। फिर फिल ने दूसरा तरीका अपनाया और ओनित्सुका को कहा इस ब्रीचिंग के अगेंस्ट वो ओनित्सुका पर सू कर देंगे। फिल की दी गई इस वार्निंग को ओनित्सुका ने वाकई सीरियस समझा। ओनित्सुका ने फिल को यकीन दिलाया कि वो वापस से फिल को टाइगर शूज़ की वेस्टर्न यूएसए डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। ओनित्सुका की इस कमिटमेंट के बाद फिल वापस यूएसए आए। काफ़ी सोच विचार के बाद फिल ने रातों रात बिल बोवरमैन को बुलाया और अपने खदशात जाहिर किए। वहीं इन दोनों ने इस बात पर भी म्यूचुअली एग्री किया कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी के शूज़ को अपने एक्सपीरियंस और पैशन की बेस पर इतना सक्सेसफुली सेल कर सकते हैं तो इन्हें अब खुद का ही एक अलग ब्रांड बनाना होगा। फिल ने बिल के साथ होने वाली इस तमाम डिस्कशन में बिल के हाथ में मौजूद इस बॉक्स को अब तक नोट नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी खामोशी के बाद फिल ने बिल बोवरमैन से इस बॉक्स के बारे में पूछा। बिल ने जवाब दिया कि इसमें उनके अपने मैन्युफैक्चर्ड शूज़ का सैंपल है। बिल ने जब बॉक्स ओपन किया तो फिल का मुंह हैरत से खुला रह गया। क्या आपको याद है कि इस वीडियो के शुरू में मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जहन में रखने को कहा था? जिस वक्त फिल ने अपनी पहली कंसाइनमेंट में से 2 शूज़ के पेयर्स बिल बोवरमैन को भिजवाए थे, तो ये वही पेयर्स ऑफ शूज़ के सैंपल थे। बिल बोवरमैन ने अपने रनिंग कैरियर से हासिल बेमिसाल तजर्बे की बेस पर फिल के ग्रेजुएशन रिसर्च पेपर को पढ़ा और इन शूज़ को एक एथलीट के कंफर्ट और परफॉर्मेंस दोनों के लिए मॉडिफाई करते चले गए, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी कंपनी ने कोई ऐसे शूज़ मुतारिफ करवाए हों जो कि एथलीट के कंफर्ट और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं। फिल उस वक्त अपनी इस कंपनी ब्लू रिबन में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को अफोर्ड कर सकते थे, जिसका नाम था जेफ जॉनसन, और जेफ
वो शख्स हैं जो नाइकी के फर्स्ट एम्प्लॉय थे। फिल ने बिल बॉवरमैन के साथ की गई तमाम डिस्कशन जेफ से शेयर की, साथ ही उन्हें ये मॉडिफाइड शूज़ भी दिखाए जिनसे जेफ भी मुतासिर हुए। जेफ और फिल दोनों इन शूज़ को देख रहे हैं और एक गहरी सोच में जाते हैं, जैसे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। अचानक फिल कहते हैं कि वो इन शूज़ को कोई परफेक्ट नाम देना चाहते हैं, एक ऐसा नाम जो बहुत मीनिंगफुल हो, जो इन शूज़ को एक ब्रांड बना दे, जिस पर जेफ नाइकी का नाम सजेस्ट करते हैं। ये नाम सुनकर फिल को अपीलिंग तो लगता है, मगर वो जेफ को ये नाम डिफाइन करने का कहते हैं। जेफ ने बताया कि एंशंट यूनानी मज़हब में नाइकी एक फतह की देवी समझी जाती है, जो कि फ़न, मौसीकी, जंग और एथलेटिक्स में फतेह को यकीनी बना देती है। फिल कन्विंस हुए और उन्होंने नाइकी नाम को एक्सेप्ट कर लिया। कैरोलिन डेविडसन, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी, उनसे नाइकी का लोगो बनवाया गया और उस वक्त 1971 में फिल ने इस लोगो के एवज़ कैरोलिन को एक इन्वेलप में $35 के साथ एक स्माइलिंग थैंक यू पे किया। फिल, बॉवरमैन और जेफ ने मिलकर अपनी तमाम काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए नाइकी का USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट तमाम एथलीट कम्युनिटी में प्रमोट करना शुरू कर दिया। जल्द ही उस वक्त के लोकल एथलीट से लेकर ओरेगॉन स्टेट के तमाम एथलीट्स नाइकी के एक परफेक्ट एथलीट शूज़ होने पर ना सिर्फ इत्तेफाक करते रहे, बल्कि उससे पर्सनली यूज़ और रिकमेंड भी करते रहे। सिर्फ 20 साल से भी कम अरसे में जहां फिल की छोटी मगर होनहार टीम ने नाइकी की बैक टू बैक सेल्स की और गैर मामूली माइलस्टोन को अचीव किया, वहीं फिल साथ साथ पॉपुलर एथलीट्स को नाइकी की परफेक्शन का पैगाम पहुंचाते रहे। एक आम से आदमी की मेहनत, लगन, स्किल्स और कंसिस्टेंसी ने उसे आखिरकार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों, जिनमें माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स जैसे नाम शामिल हैं, उनको ना सिर्फ ये शूज़ पहनने पर मजबूर किया, बल्कि इन खिलाड़ियों के दिल में इस शूज़ के साथ एक अलग ही मोहब्बत और उनसियत भी पैदा की। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शूज़ हैं, जिन्हें आज दुनिया के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों खिलाड़ी पहनकर अपने हिस्टोरिकल मैचेस को फतह करते हैं। इस तरह से नाइकी का आगाज़ हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरे अमेरिका में धूम मचा दी। नाइकी अब एक ब्रांड बन चुका था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा। 26 अक्टूबर 1994 ये दिन नाइकी के लिए एक बहुत ही अहम दिन था। इस दिन नाइकी ने कामयाबी की एक नई बुलंदी को छू लिया था, जब बास्केटबॉल के फेमस खिलाड़ी माइकल जॉर्डन और नाइकी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत नाइकी ने अपना कलेक्शन एयर जॉर्डन मुतारिफ करवाया। वही शूज़ जो माइकल जॉर्डन ने अपने विनिंग मैचेस में पहना था। इस तरह से नाइकी खिलाड़ियों की अव्वलीन तरजीह बना और हज़ारों से लाखों, फिर मिलियंस और अब $1 बिलियन कंपनी बन गया है। नाइकी की इस अनयूजुअल सक्सेस के पीछे सिर्फ एक आम आदमी का जुनून, पैशन और पागलपन था। जहां फिल एक नेवर गिव अप और जस्ट डू इट जैसी मिसालों पर पूरा उतरते हैं, वहीं फिल की वाइफ पेनी, जिन्होंने फिल के बुरे दिनों में उन्हें फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सपोर्ट किया, उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार मानी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी लेट डाउन फील नहीं हुआ। बिल बॉवरमैन जैसे स्किल्ड एथलीट उनके भरोसेमंद साथी के साथ साथ उनके बिजनेस के 50% पार्टनर भी बने, जो कि आज नाइकी के को फाउंडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। फिल नाइट उन अंडररेटेड बिलियनियर्स की लिस्ट में हैं जिनके ब्रांड को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे एक आम आदमी की इस मोटिवेशनल कहानी को शायद ही कोई जानता हो। क्या आप नाइकी के ओनर और उनके इस जीरो से हीरो जर्नी के बारे में जानते थे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह फिल की इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कौन सा पार्ट है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। क्या वो फिल का नेवर गिव अप एटीट्यूड था, या उनका अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने का हुनर था? होराइजन टीवी आपके कमेंट्स के लिए एक्साइटेड रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिल नाइट और इन जैसे लाखों लोगों की कैप्टिवेटिंग स्टोरीज हम आप तक पहुंचा सकें।